हेलो बच्चों, स्वागत है एई हब बाई महेश सर में। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जो लेक्चर हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप लोग को मिला करेंगे। तो पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर बनाया है और बेसिक चीज़ों की बात किया था। तो बेसिक चीज़ों में मैं ये बताया था कि रसायन विज्ञान क्या है और आप लोग को डिफिनीशन भी बाकायदे लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम क्या कहे थे, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटे थे। ठीक, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटे थे। उसमें मैं लिखवाया था आप लोग को क्या कि जो रसायन विज्ञान का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में था। पहला मैंने आप लोग को बताया था क्या, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। दूसरा आपको बताया था कार्बनिक रसायन, दूसरा आपको बताया था कार्बनिक रसायन। और तीसरा बताया था क्या, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। मैं आप लोग को सबकी डिफिनीशन बताया था यहां पे। तो भौतिक वाला रसायन की डिफिनीशन क्या हुआ था, उस टाइम पे हम नहीं लिखवा पाए थे। आज इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, देखिए जो सवाल आता है आप लोग को यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा डीप में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो मैक्सिमम कहां तक होता है, 10th तक होता है। तो हमको जो पढ़ना है वो 10th लेवल तक पढ़ना ही है साथ में, लेकिन क्या करना है, कुछ अपर की चीजें भी देखनी है जो क्या, जिसकी चांसेस है क्या एग्जाम में आने का। तो जैसा कि हम बता रहे थे आप लोग को, रसायन विज्ञान के बारे में अभी हम लोग बेसिक चीजें जान रहे हैं कि इसका वर्गीकरण क्या है, इसके कितने भाग हैं, अब उनको कितने भागों में उसके बाद हम देखेंगे अगला लेक्चर हमारा जो दूसरा है वो किस पे है, रसायन विज्ञान में पदार्थों के वर्गीकरण पे है कि पदार्थ क्या है या द्रव पे है। तो हम देखेंगे बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर होगा वो द्रव के ऊपर होगा। अगले टर्न में हम क्या करेंगे, पदार्थों के वर्गीकरण पे बात करेंगे। ठीक, तो अभी हमारा क्या है कि हम लोगों ने पिछले टर्न में कार्बनिक रसायन की परिभाषा देखा था और अकार्बनिक रसायन की परिभाषा देखा था। आज हम किसका देखेंगे, भौतिक रसायन का। क्या देखेंगे, भौतिक रसायन का। तो एक बार डिफिनीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम यहां पे आएंगे। तो मैं बताया था कि कार्बनिक रसायन ये किसकी शाखा है, रसायन विज्ञान की शाखा है। तो हम ये कहेंगे कि जो कार्बनिक रसायन है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। यहां से क्वेश्चन आता है बार बार पॉलिटेक्निक में कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना था। क्वेश्चन आता है बार बार कि पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में कौन सा बना था। तो कौन सा यौगिक बना था, यूरिया बना था। क्या बना था, यूरिया। जो पहला यौगिक बना था वो क्या बना था, यूरिया बना था। और इसको कौन बनाया था, फ्रेडरिक ओहलर नामक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया था, यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया था। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक कौन सा यौगिक बना था। तो कौन सा बना था, यूरिया बना था। कौन बनाया था, फ्रेडरिक ओहलर नामक वैज्ञानिक बनाया था। अब देखते हैं हमारे पास जो तीसरा है वो क्या है, अकार्बनिक रसायन। ये पिछले टर्म की चीजें रिपीट कर रहे हैं। अब क्या है, तीसरा जो हमारे पास क्या है, अकार्बनिक रसायन है। तो अकार्बनिक रसायन क्या है, जो अकार्बनिक रसायन है यह रसायन विज्ञान की शाखा है। तो इसको कहेंगे कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के अलावा बाकी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका, बाकी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये डिफिनीशन क्लियर है। देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या करना है, इस बार चाहना है कि हमको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो आप लोग क्या करिए, नोट्स को प्रॉपर बनाइए और रेगुलर बेसिस पे क्या करिए, रिवाइज करिए।
उसी श्रेणी में हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास तीसरा ये छूटा था डिफिनीशन भौतिक रसायन, तो इसको आज देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो क्या कहेंगे कि भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक परिघटनाओं के आधार पर, लिखेंगे आप लोग क्या, भौतिक परिघटनाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, या परिघटना का अध्ययन किया जाता है। तीनों डिफिनीशन क्लियर है यहां पे। कार्बनिक रसायन क्या है, अकार्बनिक रसायन क्या है, भौतिक रसायन क्या है। मैं बोल रहा हूं डिफिनीशन एक बार, आप लोग पुनः लिखिए, क्योंकि अब यहां पे जगह नहीं है, नीचे स्पेस है, दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करिए, इसकी डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद हम आज का लेक्चर पे आते हैं। ये हम लोग पिछले टर्म का रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार और ध्यान से सुनेंगे। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, या ये कह सकते हैं कि भौतिक परिघटना के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। डिफिनीशन आप लोग ये लिखिए, मेन सेंस क्लियर होना चाहिए इसका। ठीक, तो ये तीनों हो गया था हमारे पिछले टर्म पे, ये दोनों तो हम पिछले टर्म पे बता दिए थे आप लोग को। आज हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डिफिनीशन भी क्लियर हो गया। आज हमारा क्या है, अब हमारे पास दूसरा लेक्चर है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा लेक्चर है, और दूसरा लेक्चर जो चालू होता है हमारे क्या होता है, द्रव्य पे होता है। तो आज जो दूसरा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य क्या होता है। ठीक, तो सिंपली आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो हमारी आसपास की जितनी वस्तुएं दिखती हैं वो सब क्या है, सब द्रव्य है। जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखता है, जो नहीं दिखता है वो भी द्रव्य है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, महसूस होता है हमको। तो जो चीजें क्या हो, दिखती हो या महसूस भी होती है, वही क्या है, वो सारी चीजें द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है। तो देखिए मैं यहां पे क्या लिखा हूं, द्रव्य की डिफिनीशन क्या है कि वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होती हैं, क्या होती हैं, जिसमें भार होती है, जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तथा स्थान घेरती हैं, तथा क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, तो यहां पे सिंपली लिखेंगे कि द्रव्य क्या है, तो लिखेंगे कि द्रव्य वो वस्तुएं होती हैं जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है या जो महसूस होती हैं वो क्या है, सब द्रव्य है। तो उदाहरण पे हम क्या लिखेंगे, उदाहरण में हम लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे। उदाहरण में क्या लिखें, जैसे लिख लीजिए आप लोग पंखा, ये मार्कर, इंक, जो कुछ भी दिख रहा है, ऑक्सीजन, O2, जो कुछ भी दिख रहा है आप लोग को, बोर्ड। ठीक, ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या है, द्रव्य है। ये क्या है, सारा द्रव्य है। तो अपनी आंखों से आप लोग जो कुछ भी देखते हैं वो किस में आता है, द्रव्य में आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। अब बात कर रहे हैं कि द्रव्य के प्रकार कितने प्रकार के हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्या, द्रव्य का प्रकार, यानी द्रव्य का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण। अब देखिए, जो द्रव्य का वर्गीकरण है वो आप लोग के सिलेबस में 3 ही प्रकार का है, लेकिन प्लाज्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि लोग पूछ देते हैं। होता तो 5 प्रकार का है, एक 5वीं अवस्था भी होती है जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन। ठीक, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमारे को कहां तक पढ़ना है, चारों पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आप लोग के यूपी पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्न में से कौन सी द्रव्य की अवस्था नहीं है, पूछ लिया था। ये 3 ऑप्शन दिया था। मान लीजिए ऑप्शन पहला दे दिया क्या, ठोस, और दूसरा दे दिया आप लोग को ऑप्शन क्या दे दिया, प्लाज्मा, और तीसरा दे दिया आप लोग को क्या, द्रव दे दिया, और चौथा दे दिया क्या, ऑक्सीजन दे दिया, O2। और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी द्रव की अवस्था नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या लगाते हैं, प्लाज्मा लगा के आते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा द्रव्य की क्या है, अवस्था है एक। ठीक,
तो ये से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ठीक, तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक, आंसर क्या होगा, O2 होगा। क्यों? क्योंकि ठोस भी द्रव की अवस्था है, प्लाज्मा भी क्या है, द्रव की अवस्था है, और क्या है, द्रव, और यहां पे क्या है, जो द्रव है ये भी क्या है, जो द्रव है वो भी क्या है, द्रव्य की अवस्था है। क्या है, द्रव्य की अवस्था है। ठीक, यहां पे थोड़ा द्रव्य हो गया था, इसको द्रव बना लीजिएगा। अब देखिए द्रव्य क्या है, ये क्लियर है। द्रव और द्रव्य में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं मैटर, इसको बोलते हैं लिक्विड, और दोनों की डिफिनीशन में भी अंतर है। तो आप लोग को ये क्लियर है द्रव्य। तो द्रव्य में क्या कहेंगे आप लोग, कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जो महसूस की जा सकती हैं, वो सभी क्या है, द्रव्य है। क्या है, सभी द्रव्य है। यहां तक हो गया। अब द्रव्य का वर्गीकरण भी हमारा हो गया। तो द्रव्य को कितने भागों में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए। संरचना के आधार पर द्रव्य को 4 भागों में बांट दीजिए। पहला क्या है, ठोस, दूसरा क्या है, द्रव, तीसरा क्या है, गैस, चौथी क्या है, प्लाज्मा। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग को पॉलिटेक्निक लेक्चरर का लेक्चर मिलते रहेंगे। आप लोग पॉलिटेक्निक क्या है, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर मिलते रहेंगे आप लोग को रेगुलर बेसिस पे। आप लोग नोट्स बना दिया करिए और इसको बार बार रिवाइज किया करिए। अब इसके टर्न पे हम अगले टर्न पे क्या आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। अब देखिए क्या है ठोस। तो ठोस को ठोस बोला क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, जो गैप होता है, जो दूरी होती है, वो बिल्कुल कम होती है। बिल्कुल क्या होते हैं, निग्लिजिबल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ पास पास क्या कर रहे हैं, जुड़े रहते हैं। और जैसे ही पास पास जुड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, कि इन दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी क्या होगा, एक मजबूत आकर्षण बल काम करेगा, जिसको बोलेंगे क्या, अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, जिसको अंतरा आणविक आकर्षण बल बोलेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, ठोस, इसके कण आपस में दृढ़ता से बने रहते हैं। तो ये बताए, जब कोई चीज दृढ़ है और दृढ़ता से बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो ये कह सकते हैं कि उसका एक आकार भी है। क्या है, आकार है। तो क्या है, निश्चित रहता है। तो क्या कहेंगे कि जो उसका द्रव्यमान है, आकार है या आयतन है, वो क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो ठोस किसको बोलेंगे, ठोस को ठोस क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल होता है, उनके बीच के जो अणु होते हैं, उनके अणु में जो दूरी होती है, वो क्या होता है, सबसे कम होती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस में अणुओं की बीच की दूरी, अणुओं की बीच की दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ऑप्शन दे देगा क्या, पहला दे दिया ठोस, दूसरा दे दिया गैस, तीसरा दे दिया क्या, द्रव, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आगे आप लोग के एग्जाम में, तो क्या कहेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किसमें अणुओं की बीच की दूरी न्यूनतम, यानी इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके बीच में अणुओं की दूरी क्या हो, कम होती है। तो किसमें कम होती है, ठोस में। क्यों होती है, क्योंकि ठोस का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, निश्चित होता है, और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इसी आधार पर हम क्या कहते हैं कि ठोस के जो होते हैं द्रव्यमान और आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उदाहरण के लिए लोहा, पत्थर, लकड़ी, नमक आदि। ठीक, ये सब किसके उदाहरण है, ठोस के। किसके उदाहरण है,
ठोस के। अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे पे। तो दूसरा जो वर्गीकरण आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है? द्रव। क्या आ रहा है? दूसरा जो वर्गीकरण आ रहा है वो क्या आ रहा है? द्रव आ रहा है। तो जो दूसरा वर्गीकरण आ रहा है वो क्या हो रहा है? द्रव आ रहा है। ठीक। तो एक बात बताइए, पानी को हम क्या कहते हैं? द्रव है। तो पानी जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आयतन तो इसका निश्चित होता है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित होता है। तो क्या लिखेंगे? तो द्रव्य लिखेंगे। द्रव। तो द्रव के बारे में क्या लिखेंगे? तो द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें क्या आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक। तो अनिश्चित का मतलब ये कि अब जो जिस बर्तन में हम द्रव को रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे वो क्या करेगा? उसी का आकार का हो जाएगा। जैसे क्या होगा? जल, दूध, तेल, शहद आदि। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब किसके उदाहरण है? ये सारे जो है द्रव के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? द्रव के। यहां तक क्लियर है? तो एक बात बोल सकते हैं कि जो अंतरा आणविक दूरी होगी वह ठोस में सबसे कम होगी। इसका मतलब द्रव में क्या होगी? जो अंतरा आणविक दूरी है क्या होगी? ज्यादा होगी। द्रव में अंतरा आणविक क्या होगी? दूरी ज्यादा होगी। तभी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सरफेस को छोड़ के क्या करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। ठीक, ब्राउनियन गति करते रहते हैं। अब हमारे आते हैं कौन सी? तीसरी अवस्था। कौन सी? तीसरी अवस्था, गैस। तो याद रखिएगा कि जो गैस होते हैं तो क्या लिखेंगे? गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। तो क्या कहेंगे गैस के स्थिति में? कि आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे क्या? वायु, जलवाष्प, धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो देखिए यहां क्या लिखा है? आकार तथा आयतन अनिश्चित होते हैं। बर्तन में रखने पर आकार एवं आयतन दोनों क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी खुले बर्तन में रखा ऑक्सीजन, तो वहां पे रुकेगा? वो क्या कर जाएगा? उड़ जाएगा। या कुछ भी आपने रखा तो क्या हो जाएगा? आकार एवं आयतन क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। क्या होंगे? दोनों अनिश्चित होंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोग को? तो एक बात कहेंगे कि जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में होगी। किसमें? गैस में। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंतरा आणविक बल किसमें ज्यादा होता है? तो इसमें होता है। सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल इसमें काम करता है। लेकिन यह पूछ सकता है कि जो अंतरा आणविक दूरी होती है, जिसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, वो दूर दूर किसके केस में होगा? गैस के केस में। तभी तो वो जिस आकार में रखेंगे और इसका, तभी तो इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। मान लीजिए हमने किसी बर्तन में ले आकर रखा ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन क्या हो गया? रखा, अभी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो गैस होगी वो गैस में जो अंतरा आणविक दूरी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक, और सबसे कम किस में होगी? ठोस में। अब एक चौथी अवस्था आती है। ठीक, अब एक चौथी अवस्था आती है क्या? प्लाज्मा। क्या आती है? प्लाज्मा। तो ये लिखेंगे प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर परमाणु क्या होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं। ठीक, जो उच्च ताप होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो परमाणु क्या होंगे? आयनित अवस्था में होंगे, यानी आयन के फॉर्म में होंगे। तो जब आयन के फॉर्म में होंगे तो क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। यानी क्या होगा? अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या करेगा? करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन की गति होगी, जिसके कारण क्या होगा? विद्युत का सुचालक है। तो यह भी पूछा जाता है, ठीक, कि प्लाज्मा क्या विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो हमारे पास जो चौथा अवस्था थी द्रव्य की वो क्या है? चौथा स्टेट है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में क्या लिखेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें उच्च ताप पर परमाणु क्या होते हैं? आयनिक अवस्था में होते हैं, आयनित अवस्था में होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक, और यह क्या होता है? विद्युत की सुचालक होती है। अगले टर्म पे हम देखेंगे क्या? पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे कि पदार्थ कैसे हैं।
शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब सारी चीजें के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को देखिए आराम से और एक एक क्या करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अब तीसरे लेक्चर में हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। जय हिंद।